एक गांव था। वहाँ रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर अपने दोनों दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। सुरेश और दिनेश उसके दोस्त भी कुछ काम नहीं करते थे। उन सभी के घर वाले उनसे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वो तीनों शहर जाते हैं काम की तलाश में, पर उन्हें काम नहीं मिलता। दिन भर इधर उधर धक्के खाने के बाद वो वापस गांव की ओर निराश होकर लौटते हैं। रात हो चुकी थी। सभी तरफ घनघोर अंधेरा था। रास्ते में कोई नहीं। इस गली उस गली सभी तरफ एक सन्नाटा दिखाई दे रहा था। वो तीनों जंगल के रास्ते से होते हुए गांव आ रहे थे। उस गांव के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था जहां भूत प्रेत रहते थे। ये कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। सुरेश और दिनेश ये बातें सोचकर थोड़ा डरे से रहते हैं कि अब हमें इस कब्रिस्तान को पार करके जाना है। वो तीनों जैसे तैसे उस कब्रिस्तान को पार करके गांव पहुंच जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बच गए। दूसरे दिन तीनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। इतने में रमेश कहता है, डरपोक लोग, उस दिन तो बहुत डर रहे थे। कब्रिस्तान के बगल में भूत है, प्रेत है, अभी कुछ नहीं है, सब अफवाह है। तो सुरेश कहता है, नहीं भाई, गांव में तो सब कहते हैं। वो सावित्री थी ना, अपने घर में जलकर मरी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और उस कब्रिस्तान में घूमती रहती है। तो दिनेश कहता है, हाँ, और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एक लड़का को पसंद करती थी। उसके घर वाले नहीं माने क्योंकि वह लड़का दूसरे कौम का था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। रमेश फिर से कहता है, अरे यार, ये कुछ नहीं है, लोग ऐसे ही हवा में बातें करते हैं और आज मैं इस बात को साबित कर दूंगा। मैं वहाँ जाऊँगा। इतना कहकर वह कब्रिस्तान की तरफ जाने लगता है। उसके दोनों दोस्त उसे रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, पर वो मानता ही नहीं है। वह चलने लगता है। चलते चलते वह कब्रिस्तान पहुंचता है। वहां का दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसे एक आवाज़ आती है कि आ जाओ, मेरे पास आओ। और वह धीरे धीरे अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर रमेश उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगता है। उसे एहसास होता है कि पीछे पीछे कोई और भी है जो उसके साथ चल रहा है। वह घबरा जाता है क्योंकि उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस आवाज़ के नज़दीक पहुंच जाता है। जैसे ही कुछ समझ पाता, कोई उसके पैर को पकड़कर घसीटने लगता है। रमेश चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, पर उसे वह नहीं छोड़ती और घसीटते हुए कब्र में ले जाती है। उसकी आवाज़ सुन उसके दोस्त गांव की ओर भागते हैं। वहां से सभी को बुलाते हैं। रमेश के पिताजी रामलाल अपने साथ गंगा जल भी लेकर आते हैं। सभी वहां घुसते हैं, पर बुरी आत्माएं उन्हें परेशान करते हैं। तब वह जल सभी पर छिड़क देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वह जैसे तैसे करके उस कब्र के पास पहुंच जाते हैं और कब्र के ऊपर जल छिड़क देते हैं। वहाँ की आत्माएं उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर नहीं हो सकता है। वो सभी मिलकर कब्र को खोलते हैं और देखते हैं कि रमेश वहाँ बेहोश पड़ा है। उसकी सांसें चल रही है। उसे वो निकालकर जल्दी अपने गांव लेकर आते हैं और दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर उस कब्र को जला देते हैं और सोचते हैं कि सावित्री की आत्मा खत्म हो चुकी है, वो वहाँ से चली गई है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामलाल उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचता है, उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है कि आ जाओ, मेरे पास आओ। वो जैसे ही पीछे देखता है, उसे कोई चीज़ घसीटते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाती है। यह कहानी कई सारे सवालों को छोड़ के जाती है। क्या सावित्री की आत्मा अब भी उस कब्रिस्तान में घूमती थी?
कौन थी सावित्री और वो क्यों मारना चाहती थी गांव वालों को? हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।